प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 फरवरी को कन्नौज में जनसभा करेंगे। पीएम मोदी यहाना से कन्नौज सहित औरैया, इटावा, फर्रुखाबाद की भोजपुर विधानसभा के मतदाताओं से रूबरू होंगे। कन्नौज के तिरवा विधानसभा स्थित अन्नपूर्णा माता मंदिर मैदान में ये जनसभा होगी। पीएम की जिले में यह चौथी जनसभा है। कन्नौज में आने वाले वो तीसरे प्रधानमंत्री हैं। पीएम के दौरे को लेकर प्रत्याशियों में खासा उत्साह है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री के तिरवा में रैली करने से आसपास के जनपदों में माहौल बनेगा। भाजपा तिरवा विधानसभा प्रत्याशी कैलाश राजपूत ने बताया कि 12 फरवरी को प्रधानमंत्री की जनसभा का कार्यक्रम आया है। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। कन्नौज में ये आने वाले तीसरे पीएम हैं। इससे पहले 1971 में गुरसहायगंज में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जन्मसभा की थी। जन्मसभा स्थल आज इंदिरा गांधी नगर मोहल्ले के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 1986 में प्रदेश के मुख्यमंत्री एनडी तिवारी के साथ तत्कालिक प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने गंगा पुल का उद्घाटन कर जनसभा की थी। उसके बाद मोदी एक बार गुजरात के सीएम और 2 बार बतौर पीएम रहते हुए जनसभा करने आ चुके हैं। 2017 में गुरसायगंज के आर्मी ग्राउंड और 2019 में तिरवा के मां अन्नपूर्णा मंदिर मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया था। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में शहर के बोर्डिंग मैदान में नरेंद्र मोदी ने जनसभा की थी। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे। पीएम की जनसभा को लेकर भाजपा प्रत्याशियों में उत्साह है। 12 फरवरी को दोपहर 2:30 बजे पीएम का उड़न खटोला अन्नपूर्णा मंदिर मैदान में उतरेगा और मां के दर्शन के बाद वो अपना भाषण शुरू करेंगे। किस तरह का दौरा है प्रधानमंत्री जी कब यहाँ पर आ रहे हैं, किस तरह से उत्साह है भाजपा कार्यकर्ताओं में? माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 12 फरवरी को समय लगभग 12 बजे अन्नपूर्णा देवी मेला मैदान में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। माननीय मोदी जी का कार्यक्रम लगने से जिले की क्षेत्र की जनता में बहुत भारी उत्साह है। निश्चित तौर से कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए जो संख्या निर्धारित की जाएगी उसके तहत यहाँ पर जनता उनको सुनने आएगी। क्या लग रहा है कि उनके आने से आसपास के क्षेत्रों में कुछ प्रभाव पड़ेगा आप लोगों को? माननीय मोदी जी के आने से 10 विधानसभा के कार्यकर्ता यहाँ आएंगे और वो 10 सीटें आराम से जीत जाएंगे, क्योंकि मोदी जी से बड़ा नेता देश में है नहीं कोई। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हैं। अब ये चुनाव वास्तव मोदी जी के सम्मान में हो रहा है। ये चुनाव योगी जी के नेतृत्व में हो रहा है। ये चुनाव गरीबों के लिए ढेर सारी जो व्यवस्थाएं की गई हैं उनके आधार पर भी घोषणा पत्र में 6,000 से सम्मान निधि करके 12,000 कर दी गई। गरीब लड़कियों की शादी का 1 लाख कर दिया गया है। किसानों के जो निजी नलकूप है उनका 5 साल के लिए बिल खत्म कर दिया गया है। ऐसी तमाम योजनाएं जो गरीब सुमंगला योजना में बच्ची के लिए पैसा बढ़ाया गया है और भी तमाम ऐसी जनहित में माननीय कल्याण सिंह जी के नाम से समग्र ग्राम विकास योजना की, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूँ, क्योंकि उनका राम मंदिर बनाने से माननीय कल्याण सिंह जी का रिश्ता रहा है। तो भारत सरकार ने उत्साह जबरदस्त है रैली को लेकर। उत्साह जबरदस्त नहीं, जबरदस्त से भी ज़्यादा है। अब आपको उस दिन 12 तारीख को देखेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल गर्म चल रहा है। सभी पार्टियां अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में 9 फरवरी को AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के थाना मझगुला जयंतीपुर चौकी क्षेत्र में स्थित पीर का बाजार पहुंचे, जहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस अब बूढ़ी हो चुकी है। सपा, भाजपा और बसपा के मुरादाबाद में विधायकों ने विधानसभा में शहर की कोई समस्या के लिए आवाज नहीं उठाई। अब की बार भागीदारी परिवर्तन मोर्चे को अपनी दुआओं और आशीर्वादों से नवाजें। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि इस मोर्चे की सरकार में बाबुल सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री बनेंगे तो एक उप मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। ओवैसी ने कहा कि एडवोकेट वकील रशीद मेरा छोटा भाई है, जिसने ईदगाह में अपने साथियों के साथ CA और NRC के धरने को सजाया था। 2 महीने तक कड़कड़ाती ठंड में मुरादाबाद की मां और बहनों भाइयों के साथ वो डटा रहा। सपा, बसपा, कांग्रेस में चुनाव लड़कर भी भाजपा को वो नहीं हरा पाए, तो वहीं AIMIM के विधानसभा 28 के प्रत्याशी एडवोकेट वकील रशीद ने कहा कि ये लड़ाई मुसलमानों की हिस्सेदारी की लड़ाई है और मुसलमान अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता।
पहले मैं चाहता हूं कि मुझसे काबिल लोग उत्तर प्रदेश में आपकी क़यादत के लिए तैयार हो जाएं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस दुनिया पानी को खैराबाद को छोड़ने से पहले आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, आपकी आवाज को लोकसभा में पहुंचाया जाए। यही मकसद लेकर मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं। यही मकसद और यही नज़्मुल-ऐन हमारे पार्टी के जिम्मेदारों का है, शौकत अली का है, हमारे उम्मीदवार का है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इसमें अपना ताउन पेश करें, इनका साथ दें, इनके लिए दुआएं करें। हाँ, मैं अब कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी को, बसपा को और कांग्रेस को, जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तैयार हो जाओ, मजलिस खड़ा करेंगे उम्मीदवार। अब हम नहीं खामोश बैठेंगे। मुझे कोई फिक्र और परवाह नहीं है तुम्हारे इल्जामात की। अरे तुम जितना इल्जाम लगाते लगाओ, मगर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी लड़ेगी। 2024 में हमारे उम्मीदवार रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जब चुनाव नहीं लड़े तब भी हम पर उंगलियां उठाते हैं, मगर मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं है। उंगलियां उठाओ, इल्जाम लगाओ, मगर मुझे इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। जब जालिम की गोलियां मेरे अज़म और हौसले के सामने फीकी पड़ गई तो तुम्हारे इल्जामात की भी कोई परवाह नहीं करूंगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अपने मकसद में कामयाबी हासिल करिए। और मैं खास तौर से हमारी माँ और बहनों से अपील कर रहा हूँ कि आपको भारत का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि आप चादर ओढ़े, आप निकाब पहने, हिजाब पहने, ये आपका फंडामेंटल राइट है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, पुट्टू स्वामी का जजमेंट आपको इस बात की इजाजत देता है। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। ये जमाना ये समझ रहा है। और खास तौर से जो अपने आप को लिबरल लोग बोलते हैं, जो अपने आप को बीजेपी से वाबस्ता है, वो ये समझते हैं कि हमारे लिए ये हिजाब और निकाब और चादर ओढ़ना ये हमारी पसमानदगी की निशानी। उत्तर प्रदेश के कानपुर में जिले में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के नरवल थाना अंतर्गत एक दिन पहले घर से लापता हुए एक 10 साल के मासूम बच्चे का शव नीवरस्त हालत में खेत में मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। जानकारी पर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। बच्चे के साथ ऐसी दरिंदगी की गई जिसे देखकर इलाके के साथ साथ शव का पंचनामा करने वाले पुलिस वालों के दिल कांप उठे। हैवानों ने बच्चों की आंख तक फोड़ डाली। आंख के पास से कील भी बरामद हुई। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि आंख में कील गाड़ी गई और फिर आंख निकाली गई। जब किशोर के कपड़े एक बगीचे में मिले, जबकि चप्पल गेहूं की खेत में मिलने से कुकर्म के बाद हत्या की आशंका पुलिस ने जताई थी। साक्ष्य जुटाए हैं। बता दें कि नरवल बहटा सकट में रहने वाले महेंद्र कोरी मजदूरी करते हैं। उनका 10 वर्षीय बेटा अखिलेश सोमवार दोपहर घर के बाहर साइकिल का टायर चलाते हुए खेल रहा था। दोपहर 1 बजे किशोर को ट्यूशन पड़ोस में जाना था। इसी बीच अचानक किशोर लापता हो गया। किशोर जब समय पर नहीं पहुंचा तो परिजनों ने उसकी खोजबीन शुरू की, लेकिन देर शाम तक पता नहीं चल सका। परिजनों ने पाली चौकी पहुंचकर पुलिस को बेटे के लापता होने की सूचना दी। आरोप है कि जानकारी दिए जाने के बावजूद पुलिस ने खुद खोजबीन करने की बात कहकर टरका दिया और मंगलवार को किशोर का पता लगाने के लिए घर से लोग इधर उधर भटक रहे थे। तभी गांव से बाहर सरसों के खेत में किशोर अखिलेश का शव नीवरस्त हालत में पड़ा होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर नरवल इंस्पेक्टर जेके शर्मा, थाना पुलिस और फॉरेंसिक टीम पहुंची और घटनास्थल के पास खोजबीन शुरू की। इस दौरान पास के यूकेलिप्टस के बगीचे में किशोर के कपड़े खून से सने मिले। उसके जब आसपास देखा तो सरसों के खेत में बच्चे का शव निवृत्त था। बच्चे की गर्दन के पास जूते के निशान मिले हैं। मरने के बाद बच्चे की गर्दन को जीतों से कुचले जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। इतना ही नहीं, हैवानों ने बच्चों की आंख तक फोड़ डाली। आंख के पास एक कील बरामद हुई है। यही नहीं, पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच में कुकर्म के बाद हत्या की बात सामने आई है। क्षेत्राधिकारी सदर हरिकेश यादव ने बताया कि नरवल थाना क्षेत्र के पाली बहटा गांव में लापता 10 वर्षीय किशोर का शव खेत में मिला है। कुकर्म की बात सामने आ रही है, जिसके बाद अब मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। बच्ची लालू महेंद्र, क्या घटना हुई थी? घटना लड़के के साथ में ये हुई है कि लड़का जो है नग्न अवस्था में मिला है और उसके आंखों में कीलें ठोकी गई हैं, उसकी आंख निकाल ली गई हैं और उसके हेट में
चिकना डंडा करके अब कितना डाला गया है ये तो अब ईश्वर जाने, वो डालने वाला जाने। और उसके मुंह से जो है, नाक से भी खून आया है, जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, जो हमने देखा है। और जो सारी चीजें उधर उपलब्ध हुई है, वहां पे तो हम नहीं गए, ना हमको वहां जाने दिया है। और बच्चे का कपड़े जो पहने था वो कपड़े मिले हैं, दारू की बोतल भी मिली है, गिलास भी मिले हैं, सिगरेट भी मिला है और नमकीन का पैकेट भी मिला है। और ये टायर जो वो चलाता था वो टायर भी मिला है। और वो लकड़ी जो मिली है जिससे वो टायर चला रहा था, तो उस लकड़ी का एक कोना एक तरफ का छिला हुआ था, वही कोना लड़के के हेठ में घुसा हुआ था। कब की घटना है ये कल परसों से गायब हुआ है मेरा लड़का। अपराधियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं। परसों मेरा लड़का खिलाफ हुआ, वो गायब हुआ है। और कल सुबह करीब 11 और 12 के बीच में ही जो है बच्चे का शव जब खेत का बटैया लाही काटने आया है सरसों, तो उसने जब काटते काटते उस जगह पे पहुंचा है तो उसने बच्चे को नग्न अवस्था में उल्टा देखा है कि बच्चे का सर, वो मुंह जो है नीचे की तरफ था और उसका पीठी जो है ऊपर की तरफ था। तो देख करके खेत मालिक को बुलाया, तो खेत मालिक ने जा करके जो है हमारे गांव में और घर में सूचना दी कि देखो वो फलाने जो है उनका राजमिस्त्री का लड़का जो है वहाँ हमारे खेत में देखो नग्न अवस्था में पड़ा हुआ है। इसको जो अपराधी हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहते अब जो अपराधी है सर, उनके खिलाफ हम चाहते हैं कि हमको न्याय मिले, दोषी छोड़ा न जाए और जो न दोषी हो तो उसको सताया न जाए। सर कितने समय बच्चा गायब हुआ था और उसके कितने समय बाद आपको जो है इस घटना की जानकारी प्राप्त हुई? बच्चा तो करीब 11 बजे से गायब हुआ है। 11 बजे सुने हम जब आए हैं तो हमको 11 बजे किस दिन गायब हुआ था? परसों के दिन, परसों मंगलवार को। अच्छा। परसों मंगलवार नहीं तो परसों सोमवार को 11 बजे से। यहाँ पर आपको किस समय सूचना मिली कि यहाँ बॉडी पड़ी हुई है? कल 11 बजे करीब। क्या नाम है? ब्रजेश। क्या घटना हुई आपके भाई के साथ में? भाई को सर हमारे सुबह निकल गया घर से हमारा भाई, और पता नहीं था। हम शाम को जब 5 बजे घर आया था हमारा पता चला कि हमारा भाई लापता है। तब हम लोगों ने उसे ढूंढने की कोशिश की। कैसे आपको जानकारी हुई घटना के बारे में? इस घटना की जानकारी में जब सुबह लाही कटी तब जानकारी हुई कि आपका भाई उस खेत पे पड़ा हुआ है। कितने समय घटना की जानकारी हुई थी? करीब 10-11 के करीब जानकारी हुई। किस दिन? शायद कल जानकारी हुई थी। कल हुई थी। उसके बाद क्या आपने पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना सर हम पहले दे चुके हैं। तो फिर क्या किस दिन हुआ था? वो परसों गायब हुआ था सर। परसों गायब हुआ था। तो पुलिस को सूचना कितने समय दी थी? पुलिस को सूचना करीब शाम को भी दी गई और सुबह भी दी गई, और सुबह जब लाश मिली फिर भी उन्हें सूचना दी। पुलिस ने क्या कार्रवाई? पुलिस ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेकर वो सब सारे मतलब हथियार लेकर यहाँ से चले गए हैं। अब जांच वहाँ होगी तभी पता, रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्या लगता है किसी से आपकी रंजिश या कुछ ऐसा कुछ? कोई नहीं सर, हमारी खुशी से रंजिश नहीं। जानकारी के मुताबिक पता चला है लड़के के साथ कील से कुछ जो है आंख में। हाँ सर, उसके कील से यहाँ मतलब आंख के मतलब इस दाहिनी तरफ उसके कील ठोक दी गई, आंख की तरफ कील ठोक दी गई। नग्न अवस्था में मिला था लड़का। कैसा मिला था? कपड़े अपने पहने हुए? कब नंगे मतलब मिला था? नंगे पड़ा, एक भी कपड़े सारी बदन पे नहीं थे। बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा ने मिर्दागान की बाहर वाली मस्जिद के पास जनसभा पहुंचकर एक कार्यक्रम को संबोधित किया। कार्यक्रम में हजारों की भीड़ ने रुचि वीरा को फूल व नोटों की माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भारी संख्या में भीड़ को देखते हुए बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा भावुक हो गई, उनकी आंखों से आंसू झलक उठे। इलाके के कई लोगों ने कार्यक्रम से पहले रुचि वीरा को बग्गी में बैठाकर इलाके में जनसंपर्क कराया और उसके बाद ढोल नगाड़ों और पटाखों के साथ रुचि वीरा के कार्यक्रम स्थल पहुंचते ही जोर शोर से स्वागत किया, जिससे देख विपक्षी दलों में खलबली मच गई। वहीं मुस्लिम समुदाय की कई बिरादरियों ने बसपा प्रत्याशी रुचि वीरा को समर्थन दिया। इलाके के लोगों की माने तो इस बार इलाके के लोगों का मानना है कि रुचि वीरा को विधायक बनाने का मन बना लिया है। इस बार बिजनौर की जनता रुचि वीरा को विधायक के रूप में देखना चाहती है। मुरादाबाद में किसान संयुक्त मोर्चा ने उत्तर प्रदेश में भाजपा के खिलाफ अपील जारी की है। मोर्चा के नेताओं ने साफ कहा कि भाजपा ने किसानों का शोषण किया है, इसलिए इस चुनाव में भाजपा को दंड जरूर मिलना चाहिए।
केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार लगातार झूठ बोल रही है और किसानों को बहकाने की कोशिश कर रही है। सरकार जिस भाषा को समझ पाती है हम उसी भाषा में सरकार को ज्ञान देंगे। कांठ मार्ग स्थित होटल में पत्रकारों से बातचीत करते हुए किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि प्रदेश में एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही है। हालात ये है कि पूर्वांचल से 1000 रुपए और बिहार से 800 रुपए क्विंटल धान खरीदा जा रहा है। एमपी की 178 मंडियां सरकार बेचने को तैयार है। वहीं उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार बिजली के नाम पर किसानों को बहका रही है। पिछले घोषणा पत्र में सस्ती बिजली देने का वादा किया था, कई गुना दाम वसूले और बिजली के घंटे भी कम कर दिए। उन्होंने उदाहरण दिया कि हरियाणा में बिजली दर 15 रुपए हॉर्स पावर है और यूपी में 175 रुपए। दोनों ही जगह एक ही विचारधारा की सरकार है। उन्होंने भाजपा को हराने की अपील के बाद पत्रकारों के सवाल पर जवाब दिया और कहा कि किसान समझदार है, सब जानता है कि किसे वोट देना है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी दल का नाम नहीं लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की नजर किसानों की जमीन पर है। जमीन बचानी है तो भाजपा को सबक सिखाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अप्रैल से फिर आंदोलन शुरू होगा। इस मर्तबा नौजवान भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि किसान और संगठन मजबूत रहेगा तो ये सभी सरकारें सही चलेंगी। संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से जारी हुई अपील में किसानों से 3 कृषि कानून का हवाला देते हुए कहा कि फसल और नस्ल बचानी है तो भाजपा को हराना होगा। उन्होंने आंदोलन करते किसानों पर लाठीचार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन से हमला और मुकदमे दर्ज करने, आतंकवादी, देशद्रोही कहने की याद दिलाकर भाजपा का विरोध करने का आह्वान किया। यही नहीं, यूपी में भाजपा ने 2017 में जो वादे किसानों से किए थे उसमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। कर्ज माफी पूरी नहीं की गई, गन्ना भुगतान नहीं मिल रहा, ना ही ब्याज मिल रहा है। जानवर फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, युवा नौजवान को नौकरी को भटक रहे हैं और प्रदेश से मजदूर पलायन कर रहे हैं। ऐसे में उन्होंने भाजपा के खिलाफ वोट करने की बात कही और इस मौके पर डॉक्टर दर्शनपाल, जगजीत सिंह, जोगिंदर सिंह, शिव कुमार आदि लोग उपस्थित थे। ये सारी करेगी। देखो, आंदोलन से एक बड़ी चीज ये हुई कि आंदोलनों से सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान को अपने मैनिफेस्टो में स्थान दिया। वो बोलना शुरू करा। अब उन्होंने प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो किसान का नाम लेकर बोल रहे हैं। तो ये उनके दिमाग में से निकल आनी चाहिए। किसानों के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी काफी कुछ है, सपा के मैनिफेस्टो में भी काफी कुछ है। भाई वो डबल हो गए। उन्होंने पिछले साल भी करा, इस साल भी करा, उनका मिला के देख लो क्या करा उन्होंने। एक सवाल ये है कि आपके नजरिए से और किसानों के नजरिए से जितनी सरकारें रही हैं, चाहे वो भाजपा की रही हो, सपा की रही हो, बीएसपी की रही हो, कौन सी बेहतर रही है आपके नजरिए और किसानों के नजरिए? हो जाएगी। अब आने वाली को आंदोलन झेलने पड़ेंगे। पुरानी सरकार जनता को पता है, कुछ भागगी, कुछ रहेगी, कुछ लड़ाई में आमने सामने। भाई भागते हो के पीछे कहाँ लोग को भागोगे? इस चुनाव में गर्मी निकलेगी, ये तो इनका पॉलिटिकल बयान है किसी का। ये तो समझ से पर है, पॉलिटिकल बयान है और ये पॉलिटिकल वाला इसका जवाब दे देगा जो भैया आमने सामने चुनाव में। आप ये मानते हैं कि किसान आंदोलन जब से हुआ है उसके बाद सारी पार्टियां किसानों की बात कर रही हैं? कहीं ना कहीं ज्यादातर किसान शब्द का इस्तेमाल हुआ है। देश में किसान और किसान संगठन मजबूत रहने चाहिए। हम पूरा संयुक्त मोर्चा नॉन पॉलिटिकल है, उसी का पे ही काम कर रहे हैं। ये तो कार्यक्रम हर जिले में सारे कार्यकर्ता कार्यक्रम ही तो कर रहे रोज। हाँ, योगिंदर जी बताएंगे कुछ। हाँ, लुभावने वाली कर रही। अजय मिट्टी मिट्टी ने बात करने तो दो। ये जब ही तो फंसेंगे, इन्हें पहले बात करने दो सबको। आप किसको मानते हैं, किस पार्टी के वादे? हम किसी को नहीं मानते। हम तो ये है कि आंदोलन मजबूत रहेगा, ये सारे काम करेंगे। बिल्कुल ठीक। आपका कहना है कि अगर विपक्ष मजबूत रहेगा तो सरकार काम नहीं, हमने तो कहा कि योगी जी जीतते तो विपक्ष मजबूत रहेगा, हमारी बात रखेंगे फिर विपक्ष में। तो फिर कौन किसको जिताएंगे? अरे हमने तो कह तो दिया कि योगी जी गोरखपुर से जीतेंगे तो विपक्ष मजबूत रहेगा। ये तो आ गया, 2022 आ गया। हम पूरे देश में जाएंगे, अप्रैल से पूरे देश भर में जाएंगे, प्रोग्राम लगा रहे हैं और 2022 में आमदनी किस किस स्टेट की किसान की बढ़ी वो बताएंगे। और 2023 तो साल आंदोलन का साल रहेगा ही। अब क्या यूथ निकलेगा, जो युवा है। इस आंदोलन से 2 चीज मिली।
कुछ आंदोलन का भी प्रोग्राम है आगे? आंदोलन के तो रहेंगे, पूरे देश भर में हम जाएंगे। ये इलेक्शन हो जाए तो इसके बाद में देश भर में हम जाएंगे पूरे में, और सरकारों को के जो कारनामे हैं वो बताएंगे हम। आप पूरे उत्तर प्रदेश हाँ ज्यादा है, फार्मर्स को ज्यादा टच करा, फार्मर्स के इशू ज्यादा हैं। भाई पहले वाले कर लो, मतलब पुराना ही पर्चा नकल, ये नकल करने की आदत इनको है, वो नकल कर ली, वही तार के फिर दे दी। पिछले साल भी 14 साल में भुगतान की बात करी थी, अब पे फिर 14 की करी। अब किसी की भी सरकार है वो मैनिफेस्टो बनाए, वो ये बताए कि मैंने ये काम करे और आगे की मेरी ये प्लान है। आप पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, क्या महसूस किया है उत्तर प्रदेश में, मतलब कि अंडर करंट है जनता में, जनता में करंट है, लेकिन मुकाबला किस पार्टियों से? हम मुकाबले का नहीं, हमें पता किसमें, और दूसरा हमें नहीं क्या पता। महसूस किया? सर आपका कहना है कि बीजेपी ने किसानों के लिए कुछ नहीं किया, हाँ। तो किस सरकार ने किया है? किस सरकार ने किसानों आंदोलन में ठीक रहे तो सारी करेंगे। नहीं, सवाल ये है, हाँ सवाल ये है कि अगर भाजपा ने आंदोलन से बीजेपी सही हुई सर नहीं हुई? आ जाएगी, कर लेंगे, आंदोलन ठीक रहेगा, जो भी आ जाएगी उसी से करवाओगे। आंदोलन से बीजेपी सही हुई? नहीं, गुमराह नहीं हो रहा भाई, जिसके खेत को पशु चर गया वो गुमराह नहीं होने का। सर आपके आंदोलन से तो 3 कृषि कानून वापस हुए, वो 3 कृषि कानून, एक आने वाली बीमारी थी, वह बीमारी खत्म हुई। जो किसान की बीमारी है एमएसपी की, आधे रेट में फसल बेच के किसान को कहाँ वोट देना है वो दे सकता है। क्या लगता है कौन ये सरकार किसानों की समस्याओं का हल कर सकेगी? कौन सी सरकार करेगी? जो भी बढ़ेगी, ये आंदोलन ठीक रहेगा तो ये सारी करेगी। देखो आंदोलन से एक बड़ी चीज ये हुई कि आंदोलनों से सारी पॉलिटिकल पार्टी किसान को अपने मैनिफेस्टो में स्थान दिया, वो बोलना शुरू करा। अब उन्होंने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो किसान का नाम लेकर बोल रहे हैं, तो ये उनके दिमाग में से निकल लानी चाहिए। किसानों के लिए बीजेपी के मैनिफेस्टो में भी काफी कुछ है, सभा के मैनिफेस्टो में भी काफी कुछ। भाई वो डबल हो गए, उन्होंने पिछले साल भी करा, इस साल भी करा, उनका मिला के देख लो क्या करा उन्होंने। निकेत साहब एक सवाल ये है कि आपके नजरिए से और किसानों के नजरिए से जितनी सरकारें रही हैं, चाहे वो भाजपा की रही हो, सपा की रही हो, बीएसपी की रही हो, कौन सी बेहतर रही है आपके नजरिए और किसानों के नजरिए? हो जाएगी, अब आने वाले को आंदोलन झेलने पड़ेंगे। पुरानी सरकार जनता को पता है, कुछ भागगी, कुछ रहेगी, कुछ लड़ाई में आम रोजगार तो गया है पूर्ण रूप से। पूरे देश के संस्थाएं बेचे जा रहे हैं, जनता को दूसरे धंधों पर लगा दिया। जनता को लगा दे जो आपने कर्नाटक में हाल देखे, यहां पे वे कुछ कर नहीं पाए तो दूसरी जगह उस मकसद को, उस खेल को खेलना चाहते हैं, उस मैच को खेलना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश की जनता नहीं खेलना चाहती तो दूसरी जगह जा रही है, लेकिन उनके मंसूबे कभी भी अब यहां पे पूरे नहीं होंगे। उनको काम करना होगा, कोई भी सरकार आए वो विकास की बात करे, विकास का काम करे। नेहरू पे हमने क्या करा, हमने बिजली पे क्या करा, सड़कों के ऊपर क्या है, एजुकेशन तो हेल्थ की हमारी क्या पॉलिसी है, इन पॉलिसी पे काम करना पड़ेगा। एक बीमारी आई तो खाली ऑक्सीजन भी देश की जनता को नहीं मिली। जो बड़े बड़े नेता थे सबने क्वारंटाइन हो गए कि कोरोना हो गया। नेताओं को सबसे ज्यादा उनके परिवारों का कोरोना, झूठे सर्टिफिकेट बना के अपने आप को घरों में कैद कर लिया, जनता को सड़क पर छोड़ दिया। आज भी तो कोरोना है, आज वे दौड़ दौड़ कर जनता के बीच में जा रहे हैं। आज जनता उनसे दूर हट रही है, वे पास जाना चाहते हैं। तो 13 महीने आंदोलन चलाने के बाद में आपको क्या करना है आप खुद समझदार हैं। गन्ने के भुगतान पे सब योगिंदर जी ने उन्हें बताया है और आप सब लोग भुगत भोगे। कोई आज का नहीं, गन्ने का एक बड़ा इशू देश में है, पूरा प्रदेश में है और झूठ आंकड़े देते हैं। 13 महीने 11 महीने में भुगतान होता है गन्ने का। अब ये इलेक्शन तक इसका साथ कर देंगे, अगले वाला फिर रुक जाएगा। रेट नहीं बढ़ाए तो बिल्कुल साल के लास्ट में ये कहने को जी हमने अपने कार्यकाल में पैसे बढ़ाए।
तो इन सब मुद्दों को लेकर आए। अभी यहाँ के बाद में फिर बरेली में हम जाएंगे, वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है और पूरे प्रदेश भर में हम जा रहे हैं और जो भी आपके क्वेश्चन हो वो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं कह रहा था कि मोदी जी ने कहा 2022 का सब एक बार भाई साहब ये एक फोटो कर ले सारा, एक भाई पर्चा लेके एक बार फोटो कर ले, एक बार ये ले लो, सारे लोग एक बार खड़े होके कर लें।